Hey guys, hi. So, in the last few lectures हमने क्या क्या कवर कर लिया है ऑलरेडी. We have already talked about a lot of things. Yes, experiments try कर लिया, pigment समझ लिया और उसके बाद फिर हमने ये भी समझा कि ये जो पिगमेंट्स हैं वो आपस में क्या रोल प्ले करते हैं, हाउ आर दे रिलेटेड विद ईच अदर. सो वी हैव अंडरस्टूड क्वाइट अ लॉट. नाउ इट इज़ टाइम टू डिग एक्चुअली डीपर इनटू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब और अंदर जाके पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस को समझना है. अब फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा. दैट देर आर टू पार्ट्स ऑफ द रिएक्शन. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. देर इज द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड लाइट रिएक्शन, जिसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है. देन देर इज अ पार्ट कॉल्ड डार्क रिएक्शन, जिसके लिए लाइट का डायरेक्ट होना ज़रूरी नहीं है. विदाउट लाइट भी काम चल जाएगा. राइट. सो अभी हम वही करने वाले हैं. पहले लाइट रिएक्शन समझेंगे, फिर डार्क रिएक्शन समझेंगे. लेकिन लाइट रिएक्शन को समझने के लिए एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, एंड दैट थिंग इज़ वेरी सिंपल. कि ये जो पिगमेंट्स हमने बात की, प्राइमरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स, हाउ आर दे अरेंज्ड इनटू ईच अदर, है ना. क्या अरेंजमेंट है इनका, और एक बार अगर हम इनके अरेंजमेंट को समझ जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर. ठीक है, तो चलो, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. चलो, सो अगर हमें पिगमेंट सिस्टम्स को समझना है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. याद रखना है हमें कि लाइट रिएक्शन हो कहाँ रहा था. लाइट रिएक्शन वाज हैपनिंग इन दी ग्रेना, यानी हमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को पहले समझना पड़ेगा. राइट. तो अगर मान लेते हैं, लेट अस सी, पहले हम ड्रॉ करेंगे. एक सेकेंड. पहले अपन ड्रॉ करने वाले हैं हमारा, दिस इज क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन. लेकिन हमारे पिगमेंट सिस्टम्स ना ही आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं, ना ही इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं. हमारे पिगमेंट सिस्टम्स कहाँ होंगे? हमारे पिगमेंट सिस्टम्स आर गोइंग टू बी इन दीज थाइलाकॉइड्स. ठीक है. तो अब जो हम डायग्राम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे, वहां पे हम दो सरफेस ड्रॉ करेंगे. पहला, द स्ट्रोमल साइड. ठीक है. दूसरा, द ल्यूमिनल साइड. अब आपको ये समझना पड़ेगा, अभी हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन नेक्स्ट ड्रॉ करने वाले हैं, जिसमें विल ड्रॉ अ स्ट्रोमल साइड, मीनिंग थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर, एंड देन विल ड्रॉ ल्यूमिनल साइड, यानी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर वाला सीन. ठीक है. बट आपको ये याद रखना है, ल्यूमिनल साइड इनक्लोज्ड है, स्ट्रोमल साइड इज फ्री, क्योंकि स्ट्रोमा पूरा बड़ा है. ल्यूमिनल साइड इनक्लोज्ड है, मतलब जो लूमेन है, लूमेन इज अंदर का खाली जगह, वो आपके चारों तरफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है. ठीक है. तो चलो, लेट अस सी एंड लेट अस ड्रॉ नाउ हाउ डज दिस लुक्स अप. तो अगर मैंने, इफ दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है. रिमेंबर, हर एक मेम्ब्रेन जो होता है वो एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी दिस इज नथिंग बट फॉस्फेट्स, एंड हर एक फॉस्फेट से आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स ऐसे निकल रहे हैं. रिमेंबर, फॉस्फोलिपिड में लिपिड मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, मतलब फैटी एसिड चेन्स निकल रहा है. तो दिस इज फर्स्ट लेयर, है ना. ये पहला लेयर है और ये दूसरा लेयर. एवरी मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स है जो आपस में एक दूसरे से उल्टे डायरेक्शन में सैंडविच हो जाती. सो दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. अब हम पूरा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नहीं बनाएंगे, हमने बस समझ लिया कि इस तरीके से होगा. फिर हम बोलेंगे, भाई ये तो रहा मेरा स्ट्रोमल साइड, और ये रहा ल्यूमिनल साइड. ठीक है. दैट इज, हमारा स्ट्रोमल साइड हमारे ऊपर है और ल्यूमिनल साइड हमारे नीचे है. अब हमें बताना है कि जो हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं या एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स हैं, ये अरेंज्ड कैसे हैं. तो देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स. फर्स्ट, आपके जो एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स हैं, दे फॉर्म अ सराउंडिंग कॉम्प्लेक्स. वो एक सराउंडिंग कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से फॉर्म करने वाले हैं. ठीक है. और इस सराउंडिंग कॉम्प्लेक्स के बेस पर होगा हमारा एक सेंटर. सो दिस इज, ऐसे बोल दो, ये रहा सराउंडिंग कॉम्प्लेक्स, यानी सराउंडिंग पिगमेंट्स, सराउंडिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ
पिगमेंट्स। अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहा हूँ, मैं उसको सीधा सीधा पिगमेंट भी तो कह सकता था। मैं इनको सराउंडिंग कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पिगमेंट्स नहीं है, ठीक है। सराउंडिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट्स में आपके पिगमेंट प्लस पिगमेंट को बाइंड करने वाले प्रोटीन्स, है ना, पिगमेंट प्लस बाइंडिंग प्रोटीन्स। और इस पिगमेंट प्लस बाइंडिंग प्रोटीन्स के सेंटर पे देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल। इस सेंटर को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। अब आप समझ सकते हो इसको रिएक्शन सेंटर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहां पे रिएक्शन हो रहा है। क्या रिएक्शन हो रहा है, फिजिकल रिएक्शन। और फिजिकल रिएक्शन क्या था, किकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, बिकॉज एट द एंड आप एक इलेक्ट्रॉन को किक आउट करते हो बाय अब्सॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लियर है। अब there are hundreds of molecules in the surrounding complex। तो इन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को हम एक नाम देते हैं। दीज पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो हमने बोला, इनको हम कहते हैं एंटेना मॉलिक्यूल्स। एंटेना मॉलिक्यूल्स, और बोलते हैं कि एंटेना मॉलिक्यूल्स फॉर्म द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट में बोल दिया LHC। अब यहां ध्यान से समझो, एंटेना मॉलिक्यूल यानी एंटेना का काम करेगा। एंटेना का काम क्या होता था, रेडियो वेव्स को कैच करना। पुराने जमाने में एंटीना होता था, आजकल भी नए जमाने में एयरटेल जियो का एंटेना आता है ना टीवी के लिए। एंटेना क्या करता है, कैच करता है, कैच करके टीवी को देता है। समथिंग सिमिलर इज गोइंग टू हैपन। देखो ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे एंटेना पे, वो कौन कौन से पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। लार्जली दे वुड बी क्लोरोफिल बी, दे वुड बी कैरोटेनॉइड्स, थोड़े बहुत क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, टोटली पॉसिबल। बट ये मॉलिक्यूल फिजिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो ब्लैक डॉट्स है, जो ब्लैक डॉट्स मैं बना रहा हूं, दीज आर द एग्जैक्ट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर देयर। ये एग्जैक्ट पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं क्लोरोफिल बी के, कैरोटेनॉइड के। और ये रहा मेरा सनलाइट। जब ये सनलाइट हिट करेगी तो ये एनर्जी इस पिगमेंट मॉलिक्यूल से नेक्स्ट पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास आएगा, इस पिगमेंट से नेक्स्ट के पास आएगा, इस पिगमेंट से नेक्स्ट के पास आएगा, इससे इसके पास जाएगा, इससे इसके पास जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, सारी एनर्जी को फनल कर रहे हैं। फनल मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। और इकट्ठा करके किसको देना चाहते हैं, हम इकट्ठा करके रिएक्शन सेंटर को देना चाहते हैं। सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स है जो लाइट को हार्वेस्ट करता है। हार्वेस्ट का मतलब जो खेती हुई उस खेती के फसल को हटाना। बट यहाँ खेती नहीं हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है, लाइट की एनर्जी कैप्चर हो रही है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, these antenna molecules of the light harvesting complex, what is their function? The function is they capture light energy and pass। किसको पास करना है भाई, पास करना है रिएक्शन सेंटर को, ठीक है। पास किसको करना है, पास करना है रिएक्शन सेंटर को। और रिएक्शन सेंटर क्या होगा, रिएक्शन सेंटर दो तरह के हो सकते हैं। अभी जो हमने एंटेना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम पढ़ा, ये पर्टिकुलर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो रिएक्शन सेंटर है उसका जो रिएक्शन सेंटर है उसको हम कहते हैं P680। क्यों कहते हैं P680, बिकॉज इसका जो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा दैट इज 680 नैनोमीटर्स। अब इसको ध्यान से समझो, अगर मेरा हर एक मॉलिक्यूल एनर्जी को इकट्ठा करके इलेक्ट्रॉन को बाहर किक करने की कोशिश करता, तो ये पॉसिबल नहीं था कि इतनी एनर्जी आ जाए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें। तो हमने एक ट्रिक अपनाया कि भाई ऐसा करो, सभी लोग अपनी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को दो और रिएक्शन सेंटर बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया कि हमारे पास ये जो सिस्टम बना, इसके दो कंपोनेंट्स बने।
सराउंडिंग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ एंटेना मॉलिक्यूल्स, वो अपनी एनर्जी देंगे सेंटर को, इस सेंटर को बोला रिएक्शन सेंटर। तो जब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तब मैंने बोला कि देखो ये है हमारा फोटो सिस्टम। एंड व्हाट इज अ फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम इज नथिंग बट एन एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स। कुछ पिगमेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स साथ आके एक तरह से ऑर्गेनाइज हो गए। और किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए? इस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं कि एंटेना मॉलिक्यूल्स जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो सारी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को देंगे। तो अगर मैं फोटो सिस्टम को डिफाइन करूं, इट इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ pigments and proteins which has light harvesting complex and a reaction center, and it is such organized कि light harvesting complex passes the energy to reaction center so that reaction center क्या करेगा? Reaction center can kick out an electron। ठीक है, तो फोटो सिस्टम कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज है कि रिएक्शन सेंटर के पास एनर्जी आए और रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। रिएक्शन सेंटर को एनर्जी कौन देगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देगा। अब ये रिएक्शन सेंटर है क्या जो अपनी एनर्जी को बाहर निकाल सकता है? रिएक्शन सेंटर इज नथिंग बट जस्ट अ स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। रिएक्शन सेंटर बस एक स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हिसाब से इट इज अ स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, बट एक्चुअली में इट इज अ पेयर, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, एक्चुअली में ये होता है एक स्पेशल पेयर है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का, बट एनसीईआरटी कहती है एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, आप भी कहोगे एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके, इफ दिस मच इज क्लियर, अगर इतना क्लियर है तो बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पिगमेंट सिस्टम जो सराउंडिंग है उससे सेंटर पर लिया, सारी एनर्जी को सेंटर पे मिलाया और सेंटर का जो रिएक्शन सेंटर था वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। बट ये रिएक्शन सेंटर की एक खास बात है, और वो क्या खास बात है? खास बात ये है कि ये रिएक्शन सेंटर आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 680 है, यानी 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा। बाकी भी कर सकता है बट 680 इज द बेस्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द रिएक्शन सेंटर। अब अगर इसका रिएक्शन सेंटर P680 है अगर, तो ये फोटो सिस्टम भी स्पेशल है और इस फोटो सिस्टम को हम बोलेंगे फोटो सिस्टम 2। यानी रिएक्शन सेंटर कुछ और भी हो सकता था और है, उसकी बात भी हम करेंगे, बट अगर रिएक्शन सेंटर 680 है तो इस फोटो सिस्टम को बोलेंगे PS2। अब इस फोटो सिस्टम के साथ एक और चीज अरेंज है और वो चीज इसके ठीक नीचे अरेंज है, और उस चीज को हम क्या बोलेंगे? दैट थिंग इज एन OEC। OEC, what is an OEC? OEC is oxygen evolving complex। ठीक है, OEC is oxygen evolving complex, यानी आप नाम से समझ सकते हो ये आपको ऑक्सीजन देगा। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना है OEC के बारे में, और वो क्या चीज है कि OEC में कैल्शियम और मैंगनीज एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, बट ये दो मेन मेटल्स होते हैं, मैंगनीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके OEC में हो। ठीक है, सो पहले हमने क्या करा कि हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम्स होंगे। हमने एक तरह के फोटो सिस्टम की बात की जिसमें एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एंटेना मॉलिक्यूल्स होंगे जो अपनी एनर्जी सेंटर को देंगे। सेंटर हमारा P680 होगा, यानी वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को बहुत स्ट्रांगली अब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। ठीक है, अब कैसे फेंकेगा, किसको फेंकेगा, समझेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ठीक, अब जैसे ये हमारा फोटो सिस्टम 2 है वैसे एक और फोटो सिस्टम पॉसिबल है। ठीक है, वैसे ही, ठीक वैसे ही एक और फोटो सिस्टम पॉसिबल है। अब चलो दूसरा फोटो सिस्टम बना लेते हैं।
तो ये रहा मेरा दूसरा फोटो सिस्टम। इस फोटो सिस्टम में भी सेम कहानी होगी, बस थोड़ी सी अलग। सो इस फोटो सिस्टम में भी कई सारे एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स हैं और इस फोटो सिस्टम का भी एक रिएक्शन सेंटर है, बट इस फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर इज P700। P700 मतलब इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज 700, और इसके पास भी अपना LHC है, ये भी आपका LHC है। और LHC और रिएक्शन सेंटर दोनों को अगर आप मिला दो तो अब आप बोलोगे कि भाई ये वाला जो फोटो सिस्टम है, दिस इज फोटो सिस्टम 1। ये है फोटो सिस्टम 1, ठीक है। सो आपके पास दो फोटो सिस्टम्स हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 और 1 के बीच में क्या फर्क है? दो चीजें। पहला, फोटो सिस्टम 2 के पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, और फोटो सिस्टम 2 के पास जो रिएक्शन सेंटर है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 680 नैनोमीटर है। फोटो सिस्टम 1 के पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, और उसका जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 है। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो एनसीईआरटी कहती है। एक चीज आपको और याद रखना है, जरूरी नहीं है कि हर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ एक रिएक्शन सेंटर एसोसिएटेड हो। एक्चुअल में क्या होता है, कई सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस अपने एनर्जी फोटो सिस्टम को देते हैं, और उस फोटो सिस्टम में एंटेना मॉलिक्यूल्स और रिएक्शन सेंटर हैं। यानी आपके पास हर एक फोटो सिस्टम से एसोसिएटेड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं अलग अलग से। बट ठीक है, आप उसको नहीं बोलोगे, आप एनसीईआरटी वाले बेस पे चलेंगे। एन एनसीईआरटी का बेस मतलब you have a light harvesting complex made up of antenna molecule and at the center there is a reaction center। ठीक है, और दो तरह के रिएक्शन सेंटर्स हो सकते हैं, जिसके वजह से दो तरह के फोटो सिस्टम्स हो सकते हैं। P680 तो फोटो सिस्टम 2, P700 तो फोटो सिस्टम 1। ठीक है, अब बात करो भाई सेंटर पे क्या है। ठीक है, अब इन दोनों के सेंटर पे एक और नई चीज है। वो नई चीज क्या है? इस नई चीज को हम कहते हैं साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, और बीच में आयरन सल्फर प्रोटीन मिला के इस चीजों को हम कहते हैं, मिला दिया अगर इन चीजों को तो हम बोलेंगे दिस इज अ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो, साइटोक्रोम का नाम सुन के घबराना नहीं है। साइटोक्रोम इज सिंपली एक, जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, वैसे ये भी है। इसमें भी पोरफायरिन रिंग्स होंगे। सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग्स पे आपको आयरन का एटम मिलेगा। आप अब समझो आयरन का एटम क्यों होता है। बेटा, जब भी आयरन एटम की बात होती है ना, आयरन एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन ले सकता है और दे सकता है। क्यों इलेक्ट्रॉन ले सकता है और दे सकता है? मान लो अभी आयरन एटम अपने Fe3+ स्टेट में है। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया किसी से तो वो बन जाएगा Fe2+। Fe2+ इलेक्ट्रॉन किसी कैरियर को दे देगा, और जब इलेक्ट्रॉन किसी कैरियर को दे देगा तो फिर से बन जाएगा Fe3+। तो कोई भी चीज अगर उसके पास आयरन है तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकती है। उसके पास आयरन Fe3+ स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक चार्ज घट जाएगा, Fe2+ बन गया। अब जैसे ही उसको किसी और को देना है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर से Fe3+ बन गया। तो साइटोक्रोम B6 एक तरह का साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम F एक तरह का साइटोक्रोम है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं आयरन सल्फर। ये आयरन सल्फर क्या है? दीज आर प्रोटीन्स। आयरन सल्फर प्रोटीन्स का मतलब ये प्रोटीन्स है। आयरन सल्फर मतलब इसके पास सल्फर है। अब प्रोटीन्स के पास सल्फर क्यों होगा? क्योंकि उसके पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, इसीलिए उसके पास सल्फर है। आपको पता होगा सिस्टीन और मिथियोनिन हमने पढ़ा था। सिस्टीन और मिथियोनिन दो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर वैसे अमाइनो एसिड्स रिच होंगे तो बोल दिया कि भाई सल्फर कंटेनिंग है, और इसी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड से आयरन एटम जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको आयरन सल्फर प्रोटीन बोला है। ठीक है, तो ये है आपका ग्रॉस अरेंजमेंट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन।
एक और कॉम्प्लेक्स है जिसकी अभी हमने बात नहीं की है, और याद रखना बेटा, अभी हम बस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर। और अभी तक हमने क्या 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात कर ली है? अभी तक हमने ये बोल दिया है कि भाई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 1 P700 वाला है, फोटोसिस्टम 2 P680 वाला है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है जो भी इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को क्यों कैरी कर सकता है? बिकॉज उसके पास आयरन एटम्स है। ठीक है, इतना मोटा मोटी हमने बोल दिया है। अब एक और चीज़ है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। वो एक और चीज़ क्या है? वो एक और चीज़ ये है कि इसके पास एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एटीपी सिंथेस। सो एक लास्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस बोले तो एटीपी को सिंथेसाइज करने वाला कॉम्प्लेक्स। एटीपी सिंथेस के दो पार्ट्स होते हैं, CF0, CF1। जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में इंसर्टेड है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो घुसा हुआ है, वो हो गया CF0, CF0 या CFO। जो स्ट्रोमल साइड में निकला हुआ कॉम्प्लेक्स है वो हो गया CF1। ठीक है, अब CF0 को CF0 क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो हमने पता चला कि भाई इस कॉम्प्लेक्स में तो अब आपका ओलिगोमाइसिन अगर डाल दिया तो इनिबिट हो जाएगा। इस वजह से इसको बोला कि भाई इसको CF0 नाम दो या CF0 नाम दो। अब इसको CF0 बोलेंगे तो जो दूसरा बच गया उसको CF1 बोलेंगे, सिंपल एज दैट। ठीक, तो ये है हमारा टोटल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये आपस में काम कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू कवर। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया। अब हमें समझना है कि जो फोटो सिस्टम कॉम्प्लेक्स अपने बोला, साइटोक्रोम बोला, ये आपस में काम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो इज़ ऑलरेडी 22 मिनट्स, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद द सेम थिंग, इस सेम चीज़ से समझेंगे कि अब ये काम कैसे करते हैं। ओके।